Hello students, this video lecture is beneficial for BCA 5th semester. Subject is data communication and networking and our topic today is transport layer. ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो फोर्थ लेयर है OSI मॉडल की. OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसकी 7 लेयर्स होती हैं हमारे पास. ये आपकी 7th लेयर है. एप्लीकेशन लेयर, 6th लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर को पहली लेयर, इसको दूसरी, इसको थर्ड और इसको फोर्थ लेयर बोलते हैं. ऐसे 5th, 6th, 7th बोलते हैं. और इन सब लेयर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंडर से रिसीवर तक डाटा को रिलायबली पहुंचाने के लिए. तो जो डाटा या मैसेज जो भेजा जाता है वो यूज़र के द्वारा भेजा जाता है. तो यूज़र जो है वो एप्लीकेशन लेयर को डाटा अपना देता है. एप्लीकेशन लेयर और फिर नीचे आता है डाटा, फिर 5th लेयर को मिलता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा मिलता है सेंडर साइड पे, और फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा जो है नेटवर्क लेयर पे जाता है, डाटा लिंक लेयर पे जाता है, फिजिकल लेयर पे जाता है. उसके बाद यहाँ से जो कम्युनिकेशन चैनल जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे हम कोएक्सियल केबल यूज़ करें, फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करें, या सैटेलाइट्स, या जो हमारे फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनको हम, या फिर जो माइक्रोवेव्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर्स यूज़ कर सकते हैं. वो कम्युनिकेशन चैनल्स जिसके थ्रू हमारा डाटा एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाता है, और जो डेस्टिनेशन पर जो डाटा मिलता है वो फिजिकल लेयर को मिलता है. फिजिकल लेयर रिसीव करती है, उसको डाटा लिंक लेयर को देती है, फिर नेटवर्क लेयर को देती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को देती है, और लास्ट में जो है वो मैसेज जो है वो यूज़र को मिलता है. हर एक लेयर एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, 4th लेयर जो है हमारी, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे. जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कहते हैं. देखो, जैसे हमारे पास एक होस्ट है, एक सेंडिंग मशीन है मान लो, और ये एक रिसीविंग मशीन है होस्ट बी. ये इसको कोई मैसेज भेजता है मान लो, तो ये जो है ये हमारे इंटरमीडिएट नोड्स हैं. इंटरमीडिएट नोड्स क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं. किसी दो होस्ट के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. डायरेक्ट कनेक्शन बनाना प्रैक्टिकल नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है. और जो हमारा इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टोपोलॉजीज़ और डिफरेंट टाइप कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं. तो इंटरमीडिएट नोड्स तो आएंगे ही आएंगे, तो जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है जिनको इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू डाटा को भेजना. अगर होस्ट डाटा सबसे पहले जो नेक्स्ट इमीडिएट नोड है इसको भेजता है, तो यहाँ से डाटा यहाँ पहुँचा, फिर इस नोड ने इस नोड को डाटा दिया, और ऐसी बहुत सारी इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू जो डाटा होस्ट बी तक पहुँचता है. इसको तो हम कहेंगे नोड टू नोड डिलीवरी, और ये होता है डाटा लिंक लेयर पे. फिर हमारी दूसरी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी. इसमें ये एक पर्टिकुलर होस्ट है, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नेटवर्क लेयर की. नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको हम नेटवर्क लेयर को होस्ट टू होस्ट डिलीवरी भी बोलते हैं. इसमें जैसे इस होस्ट ने यहाँ तक का डाटा जो है पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इस मशीन तक तो पहुँच गया डाटा, मतलब लेकिन इस मशीन पे जो बहुत सारी प्रोसेसेस वर्क कर रही हैं, ये प्रोसेस यहाँ पे भी है, बहुत सारी प्रोसेस, तो इस मशीन तक तो पहुँच गया, लेकिन अब किस प्रोसेस तक ये डाटा जाना है वो कौन बताता है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर बताती है, पोर्ट नंबर के थ्रू. क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस रन करती हैं किसी भी कंप्यूटर पे, एक से ज़्यादा मल्टीपल जो है प्रोसेसेस एक टाइम पर वर्क कर सकती हैं, क्योंकि अब जो है मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र का कॉन्सेप्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड कराते हैं,
तो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पर वर्क कर सकती हैं। तो जो ये जो मैसेज इस होस्ट तक तो पहुंच गया, लेकिन अब ये किस पर्टिकुलर प्रोसेस तक जाएगा, ये इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो प्रोसेस है, यहाँ से जो डाटा चला और ये इस कंप्यूटर के इस वाले प्रोसेस को जो है वो डाटा मिलेगा। ये है आपका मेन काम ट्रांसपोर्ट लेयर का। जो नेटवर्क लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल है सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स, और ये रिकॉग्नाइज नहीं करती किसी रिलेशनशिप को बिटवीन इन पैकेट्स के बीच में। मतलब इस होस्ट से इस होस्ट तक डाटा पहुंचाती है और इट ट्रीट्स ईच वन, हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंट समझती है और पैकेट्स को यहाँ तक पहुंचाती है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इंश्योर कराती है कि पूरा का पूरा, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये इंश्योर कराती है कि पूरा का पूरा मैसेज, वोल मैसेज कंप्लीटली अराइव होता है और वो ऑर्डर में होता है, और साथ में एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल भी जो सोर्स डेस्टिनेशन लेवल तक करती है। अब आता है हमारे पास सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे जो ट्रांसपोर्ट लेयर की, वो है एड्रेसिंग। हर एक लेयर जो है कुछ एड्रेसिंग मैकेनिज्म होता है जिससे वो सोर्स और डेस्टिनेशन को रिकॉग्नाइज कर सके। तो जो डाटा लिंक लेयर है उस पे मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसके थ्रू हम किसी भी एक पर्टिकुलर नोड को, किसी होस्ट को, किसी कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो मैक एड्रेस है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है नेटवर्क कार्ड में, जैसे कोई इथरनेट कार्ड और वाईफाई कार्ड के थ्रू, और ये चेंज नहीं हो सकता इसीलिए, और ये यूनिक 48 बिट्स का होता है एम्बेडेड इन NIC ऑफ ईच डिवाइस। और जो नेटवर्क लेयर है उस पे भी एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म होता है नेटवर्क लेयर पे, और उसको हम कहते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस जो होता है वो अब एक तो होता है IPv4 वर्जन, वो 32 बिट का होता है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक होता है हमारे पास IPv6, इसमें 128 बिट्स का होता है। जो IoT का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आता है, क्योंकि अब हम कंप्यूटर सिस्टम को ही एड्रेसिंग नहीं करते, हम वो जैसे कैमरा हो गए, जो चीज़ें हैं, लॉक्स हैं, AC है, इन सब को भी हमें ज़रूरत है एड्रेस देने की और उनमें इंटरनेट यूज़ करने की, और फैसिलिटीज़ को जो है बढ़ाता जा रहा है। तो 128 बिट्स का IPv6 वर्जन है। IPv4 वन ऑफ द पॉपुलर वर्जन ऑफ IP एड्रेसेस, जो 32 बिट का होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 172.168.254.1, मतलब ये ऑक्टेट, एक ऑक्टेट ये, तो इस तरह से 4 ऑक्टेट्स यानी 32 बिट्स का ये होता है। डाटाग्राम इन द नेटवर्क लेयर नीड्स ए डेस्टिनेशन IP एड्रेस, मतलब अगर कोई सोर्स है, कोई डेस्टिनेशन है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन पर वो कहाँ जाए वो IP एड्रेस उसका पता होना चाहिए, और जितने भी पैकेट्स भेजे जाते हैं उन पे सोर्स एड्रेस और जो डेस्टिनेशन एड्रेस उनके ऊपर लिखा होता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखो, जैसे मैक एड्रेस किस पे हो गया, डाटा लिंक लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे हम IP एड्रेस यूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर। क्या यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर। जो पोर्ट नंबर है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कराती है किसी प्रोसेस को ऑन ए होस्ट। तो इंटरनेट हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ यूनिवर्सल पोर्ट नंबर। तो 16 बिट का एक पोर्ट नंबर होता है जिसकी रेंज 0 से 65,535 के बीच में होती है।
IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने पोर्ट नंबर्स को 3 रेंज में डिवाइड किया है। पहली वेल नोन पोर्ट्स 0 से लेकर 1023 तक आर असाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय आयाना, मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इसको हम बोलेंगे वेल नोन पोर्ट्स। फिर 1024 से 49,151 तक जो है आर नॉट असाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय IANA, दे कैन ओनली बी रजिस्टर्ड विद IANA टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। इसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड पोर्ट्स। और थर्ड है हमारे पास 49,152 से 65,535 द पोर्ट्स। इस रेंज के जो हैं वो नाइदर कंट्रोल्ड नॉर रजिस्टर्ड, दे कैन बी यूज्ड बाय एनी प्रोसेस। दीज आर द एफेमरल पोर्ट्स। ये क्या हो जाते हैं आपके एफेमरल पोर्ट्स। तो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर में क्या डिफरेंस हुआ यहाँ पे कि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो आइडेंटिफाई करता है होस्ट को अमंग द मिलियंस ऑफ होस्ट इन द वर्ल्ड। और आफ्टर ए पर्टिकुलर होस्ट, जब वो आपको एक पर्टिकुलर होस्ट का पता चल जाए तो फिर पोर्ट नंबर ही आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी प्रोसेस तक जो है वो डाटा को पहुंचाना है। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसी के अंदर एड्रेसिंग में, सॉकेट एड्रेस। सॉकेट एड्रेस जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन है आईपी एड्रेस का जो कि नेटवर्क लेयर पे मैंने बताया यूज़ करते हैं, और पोर्ट नंबर का। इन दोनों को मिला के इसको आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉकेट एड्रेस बन जाता है। और वो यूनिक कनेक्शन नंबर बन जाता है, वो हो जाएगा यूनिक। जैसे हमारा 192.168.30.25 ये आपका आईपी एड्रेस है, और हमारी पोर्ट नंबर है 88। और हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नीड्स ए पेयर ऑफ सॉकेट एड्रेस। उसको पेयर की ज़रूरत पड़ती है, एक सेंडर साइड पे और एक रिसीवर साइड पे, जिससे कि मैसेजेस को सेंडर से रिसीवर तक इजीली पहुंचाया जा सके। जो सॉकेट एड्रेस ऑफ क्लाइंट डिफाइंस ए प्रोसेस ऑन द क्लाइंट होस्ट एंड द सॉकेट एड्रेस ऑफ सर्वर डिफाइंस ए प्रोसेस ऑन द सर्वर होस्ट यूनिकली। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है अब आगे मल्टीप्लेक्सिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि जब बहुत सारी प्रोसेसेस एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस वर्क कर सकती हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस को हम एक ही कनेक्शन के थ्रू, मतलब मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उसको एक ही कनेक्शन के थ्रू, एक ही आईपी एड्रेस के थ्रू उसको हम भेज देते कम्युनिकेशन चैनल पे, और ये हो जाएगी आपकी सेंडर मशीन। और रिसीवर एंड पे क्या होगा, वो उस आईपी एड्रेस पे पहुंच के वो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, डी मल्टीप्लेक्सर जिस प्रोसेस का भी वो डाटा है रेलिवेंट, उसी को ही वो पहुंचा देता है। तो एट द सेंडर साइड देयर में बी सेवरल प्रोसेसेस दैट नीड टू सेंड पैकेट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन रिलेशनशिप एंड रिक्वायर्स मल्टीप्लेक्सिंग। जो प्रोटोकॉल एक्सेप्ट्स मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंशिएटेड बाय देयर असाइंड पोर्ट नंबर्स। After adding the header, the transport layer passes the packet to the network layer. और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, और रिसीवर एंड पे क्या होता है,
रिसीवर साइड पे रिलेशनशिप बन जाता है 1 to many, मतलब जो प्रोसेस का जो डाटा है वो डीमक्स जो है उसको अलग अलग कर देता है। द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स डाटाग्राम फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से जो डाटा है वो मिलता है, और आफ्टर एरर चेकिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ द हेडर को ड्रॉप कर देंगे और उसके एरर्स को चेक करेंगे कहीं कोई एरर तो नहीं है, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवर्स ईच मैसेज टू द अप्रोप्रिएट प्रोसेस को जो है बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर, उनके पोर्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग डिलीवर कर देता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये दोनों ही हमारे को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है 3 प्रोटोकॉल्स के थ्रू। एक है हमारे पास यूडीपी जो कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं, ये कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड कराता है, और एक है हमारे पास टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और थर्ड है एससीटीपी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये जो दोनों हैं टीसीपी और एससीटीपी, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और जो यूडीपी है वो कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड कराता है। कनेक्शन लेस सर्विस में जो पैकेट्स भेजे जाते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जो पैकेट्स भेजे जाते हैं उसमें कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। द पैकेट्स आर नॉट नंबर्ड, वो डिले हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, और वो आउट ऑफ सीक्वेंस पहुंच सकते हैं, और इसमें किसी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यूडीपी इसके लिए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है। इसका मेन यूज़ यूडीपी का है इज़ इन द एरिया वेयर टाइमली डिलीवरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्यूरेट डिलीवरी के बजाय। UDP इज़ ए कन्वीनियंट प्रोटोकॉल फॉर मल्टीमीडिया एंड मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन, इसीलिए इसमें किसी तरह की बफरिंग भी नहीं होती, और इसको हम रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोई एक्नॉलेजमेंट इसमें नहीं आता। और दूसरा हमारे पास आता है TCP और SCTP, ये न्यूअर वन है। तो जो TCP में क्या होता है कि आप एक कनेक्शन, एक वर्चुअल कनेक्शन जो है वो सेंडर से रिसीवर के बीच में बनाया जाता है। जैसे सेंडर से रिसीवर के बीच में मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ ये सेंडर है हमारा और ये रिसीवर है, तो किसी भी पाथ से जो है वो डाटा जा सकता है रिसीवर तक। ये हमने कि एक पाथ ये हो गया, एक दूसरा पाथ ये हो गया, एक तीसरा पाथ ये हो गया, तो एक कॉल रिक्वेस्ट जाती है, और वो ये वाला पाथ भी चूज़ कर सकती है, पहले ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। लेकिन जब एक बार एक पाथ चूज़ हो जाता है, कॉल रिक्वेस्ट भेजी जाती है सेंडर से रिसीवर को। जैसे मान लो ये वाला पाथ चूज़ कर लिया, एक ग्लोबल पैकेट भेजा जाता है, फिर यहाँ से वो पैकेट यहाँ गया, फिर यहाँ से वो पैकेट यहाँ गया, और फिर इसने एक्सेप्ट कर लिया इसकी रिक्वेस्ट को, और वो मतलब ये कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है और डाटा ट्रांसफ़र के लिए ये रेडी है। तो फिर कितना भी डाटा जो है, मतलब एक तरह से क्या होगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है टीसीपी में, और जितना भी अब जो डाटा भेजा जाएगा वो इसी पाथ से ही भेजा जाता है, और इन ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर में भेजा जाता है, और फिर जितना भी डाटा भेजना है वो भेजा जाएगा, सीक्वेंस में भेजा जाएगा, और रिलायबल प्रोटोकॉल है, और कोई भी इसमें जो है हमारा पैकेट लॉस नहीं होता, और जो डाटा है वहाँ पे सीक्वेंस में पहुँचता है, और एक्नॉलेजमेंट भी साथ के साथ मिलती है, और ये 2 वे कम्युनिकेशन एक तरह से होता है। और फिर जितना डाटा भेजना है उसके बाद हम कनेक्शन रिलीज़ हो जाता है, और जितनी भी इंटरमीडिएट नोड्स के जो सीपीयू हैं और उसके रिसोर्सेज हैं, बैंडविड्थ है, बफर्स हैं, वो इसमें सारे रिजर्व कर लिए जाते हैं, और एक वर्चुअल सर्किट टेम्परेरीली जो हमने एक सर्किट बनाया सेंडर और रिसीवर के बीच में, जब हम अपना डाटा को भेज लेते हैं तो उसके बाद इस कनेक्शन को हटा दिया जाता है। कनेक्शन रिलीज़ हम उसको बोलते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू।
नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लो कंट्रोल एंड बफरिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उस पर भी फ्लो कंट्रोल होता है और वो भी यूज़ करती है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। डाटा लिंक लेयर पे भी फ्लो कंट्रोल होता है, बट जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। द नेचर ऑफ जॉब इज सिमिलर, मतलब दोनों की जॉब सेम है। डाटा लिंक लेयर पे भी फ्लो कंट्रोल होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो मल्टीपल कनेक्शंस पे, मल्टीपल नेटवर्क्स पे और इंटरनेट पे वर्क करती है, और जो डाटा लिंक लेयर पे ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सिर्फ एक कनेक्शन से डील करना पड़ता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे दे हैव टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ कनेक्शंस। और दूसरा कॉम्प्लेक्स होने का रीज़न क्या है? इस वाले फ्लो कंट्रोल के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो क्या रीज़न है? लॉन्ग एंड वेरिएबल ट्रांसमिशन डिलेज बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंटिटीज़। जो सेंडर और रिसीवर हैं उनके बीच में द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन डिलेज बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंटिटीज़ में बी हाईली वेरिएबल, वो अलग अलग हो सकती हैं। तो दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इफेक्टिवली यूज ए टाइम आउट मैकेनिज्म फॉर रीट्रांसमिशन ऑफ ए लॉस्ट पैकेट। जब कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, और फिर वो दोबारा से रीट्रांसमिशन होता है, और हो सकता है वो थोड़ा डिले के साथ पहुँचे। तो दोबारा से अगर रीट्रांसमिट उस टाइम के अंदर कर दिया तो जो कंजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट पैकेट्स नेटवर्क में घूमते रह जाएंगे, जिससे कि कंजेशन हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है आपके नेटवर्क पे, और फिर उसकी वजह से आपके जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। TCP प्रोवाइड्स स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। इसमें जो TCP है वो स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है एक सेंडर और जो रिसीवर है उसके बीच में एक स्ट्रीम ऑफ जो बाइट्स हैं वो फ्लो करती हैं। ए कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एक्ट्स ए पाइप और एन इमेजिनरी ट्यूब। और यहाँ पर इसके साथ बफरिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है कि जब इंटरमीडिएट नोड्स पे भी तो डाटा स्टोर करना पड़ेगा, तो द स्टोरेज स्पेस इज नीडेड बाय TCP एज सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेशंस मे नॉट कंज्यूम द डाटा एट सेम रेट। क्योंकि जिस स्पीड से सेंडर डाटा भेज रहा है उसी स्पीड से अगर रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब तो ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स और होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, उनकी विंडो साइज़ अलग अलग होता है। तो जो हमारा डाटा लिंक लेयर पे जो हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो स्टॉप एंड वेट है और सेलेक्टिव रिपीट ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके अकॉर्डिंग, और है गो बैक एन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है और बफरिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है TCP में। द स्टोरेज स्पेस इज नीडेड बाय TCP एज सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेशंस मे नॉट कंज्यूम द डाटा एट सेम रेट। तो जो बफर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे सेंडर पे भी बफर की ज़रूरत पड़ेगी और रिसीवर पे भी बफर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो बफर है, बफर के थ्रू डाटा जो है रिसीवर तक पहुँचेगा, तो इनका जो है एक पर्टिकुलर साइज़ होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर उसका डाटा मिलता है तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा, और जो रिसीवर जो है वो यहाँ पे अपना डाटा स्टोर करता जाएगा और फिर जो रिसीवर है उसको कंज्यूम करता रहेगा डाटा को। तो जो बफर्स हैं वो फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये फिक्स्ड साइज़ के भी हो सकते हैं, फिक्स्ड साइज़ के हो सकते हैं, एक पूल बना हो सकता है फिक्स्ड साइज़ का, और वेरिएबल साइज़ के बफर स्पेस भी होते हैं, और एक सिंगल लार्ज सर्कुलर बफर भी हम यूज़ कर सकते हैं इन कामों के लिए। हमारे जो बफर हैं वो फिक्स्ड साइज़ के भी हो सकते हैं, उसकी जैसे सबके साइज़ जो बफर्स हैं उनके सेम होने वाले हैं।
तो सेम होने से क्या होता है, अगर हमारा पैकेट या हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा बड़ा है तो वो इसमें आ नहीं सकते, तो हम इसको कैसे भेज पाएंगे। और अगर मान लो ये छोटे जो हमारी प्रोसेस छोटी है और इनका साइज़ बड़ा है बफर का, तो इसमें वेस्ट हो जाता है हमारा स्पेस और वो कोई और प्रोसेस भी उसको यूज़ नहीं कर सकती। वेरिएबल साइज़ में क्या होता है, वेरिएबल साइज़ में कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है सिंगल, एक ही हम पूल यूज़ करते हैं, एक ही बफर यूज़ करते हैं हम, सिंगल लार्ज सर्कुलर बफर। इसमें ये TPDU फर्स्ट 2 3 TPDU हैं और ये अनयूज्ड स्पेस है, यानी कि इसके अंदर और भी हम TPDU स्टोर कर सकते हैं और ये सर्कुलर वे में जो है वर्क करता है। फिफ्थ हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन मतलब है पैकेट्स बनाना और रीअसेंबल करना उनको डेस्टिनेशन पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्रिएट्स पैकेट आउट ऑफ द मैसेजेस, मतलब एक बड़ा जो मैसेज को हम ऐसे कैसे तो भेज नहीं सकते, तो हमें उसके पैकेट्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो नेटवर्क रिसोर्सेज जो भी हमारी बैंडविड्थ मेमोरी है उनके थ्रू आसानी से सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाए। तो एप्लीकेशन लेयर से जो भी उसको डाटा मिलता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, वो उसको पैकेट्स में पैकेटाइजिंग करती है। तो पैकेटाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डिवाइड करना। और ए हेडर इज आल्सो एडेड, हेडर भी ऐड किया जाता है यहाँ पे, TCP का भी हेडर होता है, IP भी हेडर होता है। तो हेडर इज ए आल्सो एडिड टू ईच पैकेट, हर एक पैकेट के साथ हेडर लगाया जाता है। ये हेडर क्या होता है, इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड स्टेटस बिट्स होती हैं ये, जो कि इसके स्टेटस को बताती हैं और हेल्प करती हैं यूज़र की सेंडर से रिसीवर तक उस पैकेट को पहुंचाने में और इन ऑर्डर तरीके से पहुंचाने में, रिलायबली पहुंचाने में, एफिशिएंटली पहुंचाने में। तो पैकेटाइजिंग के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर इन पैकेट्स को सबमिट कर देती है, किसको देती है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर को सेंडर साइड पे, और रिसीवर साइड पे नेटवर्क लेयर वापस किसको मिल जाता है, फिर डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर को मिल जाता है। और फाइनली ये रीअसेंबल कर लिए जाते हैं पैकेट्स डेस्टिनेशन पर। नेक्स्ट हमारे पास आता इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज द कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, ये ओवर क्राउडिंग को मैनेज करता है। जब बहुत सारे पैकेट्स नेटवर्क में आ जाते हैं और परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क की बिल्कुल डिग्रेड हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे पैकेट लॉस भी हो सकते हैं हमारे, और बफर के साइज़ और जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो उसको हम एक तरह से कंजेशन सिंपली मीन्स ओवर क्राउडिंग और ब्लॉकेज ड्यू टू ओवरलोडिंग। इट इज सिमिलर टू ए ट्रैफिक जैम caused by many cars on a narrow road। तो जब नंबर ऑफ पैकेट्स इंक्रीज हो जाते हैं लिमिट से ज़्यादा, जो कि नेटवर्क रिसोर्सेज से हैंडल नहीं कर सकते, तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है और इस सिचुएशन को हम कंजेशन कहते हैं। और इसमें कंजेशन हो सकती है क्योंकि जो राउटर्स और नोड्स हैं नेटवर्क में, उनके लिमिटेड बफर साइज होते हैं टू स्टोर अराइव्ड पैकेट्स बिफोर प्रोसेसिंग एंड सेंडर सेंड डाटा मोर देन द कैपेसिटी ऑफ दीज राउटर्स। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा ये जो नेटवर्क थ्रूपुट है, नेटवर्क थ्रूपुट, और मतलब कि कितने पैकेट्स डिलीवर हुए, और यहाँ है हमारे कि कितने पैकेट भेजे जा रहे हैं, पैकेट सेंट, और ये है पैकेट डिलीवर्ड। तो जब कोई कंजेशन नहीं होती तो ये जो है ग्राफ है ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, लेकिन थोड़ी सी कंजेशन होने के बाद ये फिर वहीं पर फिक्स हो जाती है। और उसके बाद अगर तो बहुत ज़्यादा सेवर कंजेशन हो जाती है, ज़्यादा कंजेशन होने की वजह से जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही नीचे आ जाती है। लेकिन अगर हम इस
यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कंजेशन को संभाल लें तो फिर जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ सकती है इस तरह से। ये तो हो जाएगा आपका कंट्रोल्ड, हमने ट्रैफिक को कंट्रोल करा यहाँ पे, और ये अनकंट्रोल्ड, बिल्कुल ही कोई कंट्रोल हम नहीं कर पाए और हमारे पैकेट सारे मिस हो गए, लॉस्ट हो गए और हमारा बिल्कुल काम रुक गया, ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ तक तो है हमारा कि कोई कंजेशन नहीं थी, यहाँ पे मिल्ड कंजेशन हुई और यहाँ पे सेवर कंजेशन की वजह से परफॉर्मेंस बिल्कुल डिग्रेड हो जाती है। ये किन किन वजह से होती है कंजेशन? आपके जो है राउटर हैं अगर बहुत ज़्यादा स्लो हैं, या फिर जो एक ही लिंक पे बहुत सारी प्रोसेसेस को एक ही लिंक चाहिए और इसकी कैपेसिटी, उसके बफर्स, उसकी सीपीयू बैंडविड्थ इतनी नहीं है जिससे कि वो यहाँ से भेज सके, तो इस नोड पे क्या हो जाएगी, कंजेशन प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो कि यहाँ पे ये 50 Mbps, ये भी 50 Mbps, ये भी 50 Mbps का डाटा भेजना चाहता है और इसके जो बफर हैं वो 50 Mbps के हैं, या उसको वो प्रोसेस कम कर सकता है, तो आउटलिंक पे तो यहाँ पे कंजेशन होगी ही होगी। तो कंजेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू। लो बैंडविड्थ भी इसका एक रीज़न है, स्लो प्रोसेसर स्पीड इसका रीज़न है, और जो मिसमैच है प्रोसेसर की स्पीड में और साथ में बफरिंग की साइज़ में, तो उसको अपग्रेड करते रहना। अगर उनके बीच में मिसमैच होता है कि अगर तो प्रोसेसर की स्पीड को तो अपग्रेड कर दें और हम जो और लिंक्स हैं जैसे बफर वगैरह उनको ना करें, तो भी कंजेशन की प्रॉब्लम आती है। और बर्स्टी डाटा, एकदम से ज़्यादा डाटा आना, उससे भी कंजेशन होती है, और एकदम से कम आना, उससे भी कंजेशन प्रॉब्लम होती है। और अगर तो एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए, क्या बन जाए, यूनिफॉर्मिटी, तो हम कंजेशन की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं। इसकी जो है 2 टेक्निक्स हैं। कंजेशन कंट्रोल को हम 2 तरीके से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। कंजेशन कंट्रोल का पहला है आपका ओपन लूप सॉल्यूशन और दूसरा है क्लोज्ड लूप सॉल्यूशन। तो ओपन लूप सॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कंजेशन भी कहते हैं, कि होने से पहले, बिफोर इट हैपन्स, प्रिवेंट कंजेशन। और क्लोज लूप सॉल्यूशन को हम रिमूव कंजेशन आफ्टर इट हैपन्स, होने के बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जो ओपन लूप सॉल्यूशन है उसमें आपका सबसे पॉपुलर तो है ट्रैफिक शेपिंग। इसमें हम यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं नेटवर्क में, बर्स्टी डाटा से बचने की कोशिश करते हैं। इसमें रीट्रांसमिशन पॉलिसी है, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी है और डिस्कार्डिंग पॉलिसी भी है। और एक दूसरा है हमारा क्लोज्ड लूप सॉल्यूशन। क्लोज्ड लूप सॉल्यूशन में चोक पैकेट्स, इसकी टेक्निक्स हैं, चोक पैकेट, होप टू होप, चोक पैकेट, होप टू होप, चोक पैकेट, और थर्ड है लोड शेडिंग। ओपन लूप सॉल्यूशन में जब हम ऐसी टेक्निक्स लगाते हैं जिसमें कंजेशन ना हो, ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और क्लोज लूप में जब कंजेशन हो जाती है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये टेक्निक्स के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। एक तरह से ये टेक्निक्स हैं और एल्गोरिथम्स हैं जिसके थ्रू हम कंजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। थैंक यू।